पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब यदि आपका पुत्र सपूत है, काबिलियत वाला है, तो उसके लिए धन संचय करने की क्या जरूरत है, वो अपने लिए धन खुद कमा लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय, मतलब यदि आपका पुत्र नालायक है तो उसके लिए धन संचय करने की क्या जरूरत है, वो आपके मेहनत की कमाई को यूं ही गवा देगा। इसलिए पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बड़े बड़े महाराजा हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए, क्या कभी उन्होंने सोचा था कि उनके आने वाली पीढ़ी इन महलों में रहेगी तक नहीं? आज कई महल होटल बन चुके हैं और कई महल खंडर बन चुके हैं। लोग फिर भी सही गलत तरीके से धन कमाने में लगे हुए हैं, और धन कमाने की ऐसी होड़ है कि ना सिर्फ अपनी आने वाली पीढ़ी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक धन का इंतजाम करके रखना चाहते हैं। मानो कि आने वाली पीढ़ी किसी काम की ही ना होगी, वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएगी। लेकिन इस धन को कमाने की होड़ के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करना कहां तक सही है? वह धन जिसका उपयोग आप नहीं कर पाए और आपको यह भी नहीं पता कि आने वाली कौन सी पीढ़ी उसका उपयोग करेगी, आपके लिए व्यर्थ है। हमारे पास उतना धन होना चाहिए कि हम वर्तमान में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, लेकिन भविष्य की जो अप्रत्याशित चुनौतियां हैं उसके लिए आप कितना धन और किस आधार पर धन जमा करेंगे? तो अब प्रश्न उठता है, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी जमा करके न रखें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन धन से यदि हम अपेक्षा करते हैं कि यह हमें स्थायित्व प्रदान करेगा या हमारी आने वाली पीढ़ी को स्थायित्व प्रदान करेगा, तो यह गलत है। वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए यदि आपको कुछ कमाना है तो एक अच्छा विचार कमाइए, अच्छे संस्कार कमाइए, अच्छा गुण कमाइए, और वह गुण आप अपने आने वाली पीढ़ी को दीजिए, वो उनके आने वाली पीढ़ी को देंगे, और ऐसा उत्तरोत्तर चलते जाएगा और आने वाली पीढ़ी उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएगी। गुण कभी खत्म नहीं होते। गुण, संस्कार, विचार, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बांटने से बढ़ते हैं। मेरे पास 1 रुपए है, आपके पास 1 रुपए है। यदि मैं अपना 1 रुपया आपको देता हूं और आप अपना 1 रुपया मुझे देते हैं, तो हमारे पास अभी भी 1-1 रुपया ही होगा। लेकिन मैं आपको एक विचार देता हूं और आप मुझे एक विचार देते हैं, तो अब हम दोनों के पास 2-2 विचार होंगे। गुण और धन, इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को यदि देना है कुछ, तो अच्छा गुण दीजिए, उनको काबिल बनाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि वो खुद अपने दम पर अपना भरण पोषण कर सके। यह फार्मूला कभी फेल नहीं होता, यह फार्मूला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, कई बड़े बड़े राजघराने हुए हैं, कई बड़े बड़े परिवार हुए हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया और हमेशा ऊंचे लेवल पे रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो कायम नहीं रख पाई और आगे चल के गर्दिश में कहीं खो गई। आज उन्हें कोई नहीं जानता। आप अपने धन का उपयोग अच्छे कार्य के लिए कीजिए, स्वयं एवं परिवार की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए, स्वयं एवं परिवार के संस्कारों को मजबूत बनाने के लिए खर्च कीजिए। आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा करके दीजिए कि जिसके आधार पर वो उत्तरोत्तर उन्नति करे। आप यदि सिर्फ धन कमाकर उनको देंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो स्थायी नहीं होता है। धन की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये चलायमान है। लक्ष्मी को चलायमान बोला जाता है, वो कभी भी एक जगह नहीं रहती। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होगी, कल तीसरे के पास होगी। ये प्रकृति का नियम है, और जो ये समझ लेता है वो सुखी रहता है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद करते हैं? या चलिए छोड़िए, जिस बारे में तो हम जानते नहीं उस बारे में बात करना व्यर्थ है। मैं आपसे पिछली पीढ़ी का पूछता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप बता देंगे। आपके दादाजी का नाम क्या है, आप वो भी बता देंगे। मैं पूछूंगा आपके परदादाजी का नाम क्या है, बहुत से लोग वो भी बता देंगे। लेकिन मैं पूछूंगा उनके पिताजी का नाम क्या था, तो शायद लोग अब अटक जाएंगे। ना हम उनका नाम जानते हैं, ना हम उनका चेहरा जानते हैं, और ना ही हम ये जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया था। वैसे ही यदि मैं उनके स्तर पे अपने आप को रखकर देखूं, तो हम भी उनके लिए अजनबी ही है। मतलब वो पीढ़ी जो हमसे 4-5 पीढ़ी पहले थी, उनके लिए हम अजनबी ही है। मतलब उनको नहीं पता कि उनके द्वारा कमाया गया धन आज कौन सी पीढ़ी और कौन व्यक्ति खर्च कर रहा है। तो उस धन का उनके लिए क्या महत्व, या उस धन से उनको क्या लाभ हुआ। इसलिए धन कभी भी आपको वो चीज नहीं दे सकता जो एक विचार, एक संस्कार और एक गुण दे सकता है। एक और बात,
हम में से जो 90 के दशक के पहले पैदा हुए लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। आने वाली पीढ़ी को भी समझाइए। आज चीजों का बहुत डिमोरलाइजेशन हो गया है, मतलब चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पहली साइकिल तब मिली होगी जब उन्होंने 3-4 साल इसके लिए चाह की होगी और एग्जाम में अच्छे नंबर लाए होंगे, तब माता पिता ने शायद एक साइकिल लेके दी होगी। और उस साइकिल का आपके लिए इतना ज्यादा महत्व होगा कि आप उसकी सीट और हैंडल के अलावा रिंग तक पहुंचते होंगे, क्योंकि वो आपके लिए कीमती चीज थी। लेकिन आज आप देखिए कि चीजों का इतना डिमोरलाइजेशन हो गया है कि आपके पास यदि कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, तो आप उसकी उतनी ही सफाई करती है जितनी बहुत जरूरी है या जितने में काम चल जाए। मतलब चीजों का डिमोरलाइजेशन हो गया है। आज माता पिता बहुत आसानी से बच्चों को कोई भी चीज ले देते हैं, जिसके कारण बच्चों के पास उस चीज का महत्व नहीं होता है। और जब वो उस चीज का महत्व नहीं समझेंगे तो उसके पीछे की गई मेहनत को क्या समझेंगे। मतलब ये कि उस चीज को खरीदने के लिए माता पिता का कितना परिश्रम उसके पीछे लगा है, ये चीज वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों पर जो भी खर्च करे उसका उनको महत्व समझाइए। महत्व समझाने का तरीका केवल एक है कि जब तक उनको उस चीज की बहुत लालसा ना हो, उस चीज की बहुत जरूरत ना हो कि अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा या काम बड़ा मुश्किल है, तब उनको वो चीज दीजिए, ताकि वो उस चीज के महत्व को समझेंगे। आसानी से यदि चीज प्राप्त हो गई तो वो कभी नहीं समझेंगे। ऐसा ही होता है आपके परिश्रम द्वारा कमाया गया धन। यदि आप उसके महत्व को समझाकर उनको हैंडओवर करेंगे तो शायद वो उसका मतलब समझेंगे। लेकिन यदि आपने उनको ये ऐसे ही दे दिया तो वो खर्च करते टाइम यह नहीं सोचेंगे कि इसके पीछे मेरे माता पिता का कितना परिश्रम लगा है, ताकि मैं इसका सदुपयोग करूं, इसका दुरुपयोग ना हो। ये चीज बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। तो धन से स्थायित्व की उम्मीद मत कीजिए। अच्छा विचार, अच्छे संस्कार और अच्छा गुण कमाइए, आने वाली पीढ़ी को दीजिए, जो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और आने वाली पीढ़ी उन्नति करती रहे। यही तो है मैकेनिक्स ऑफ लाइफ।